तो ऑल माय फीमेल डिसाइपल वांट्स टू किल मी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी जो शॉर्ट गलती है उन बंदों पे अटैक करती है। वो बंदे भी चिल्लाते कुत्ती की बच्ची प्लीज रोक दे। वो अटैक रोक देती है और कहती है सॉरी मेरे ये मतलब नहीं था, गलती से मैंने अटैक यहाँ पे कर दिया। तभी उनके साइड के जो 3-4 बदतमीज लौंडे थे ना जो ऊपर से नीचे आ रहे थे वो आगे आते वो कहते वाह तू ये ना भाई शॉर्ट गर्ल शॉर्ट साइड की बहुत ही ज़्यादा बेकार हैंडीमैन डिसाइपल, तेरी इतनी मत हुई जो तूने मेरे बंदों पे अटैक किया। और मेरे बंदे लोग ये लो भाई मैंने अभी अभी तुमको हीलिंग यहाँ पे दे दिया, चुपचाप हीलिंग करो। सामने से शॉर्ट गर्ल कहती सॉरी मेरी गलती नहीं थी, पहले उन्होंने अटैक किया तो जाके मैंने अटैक किया। जो सुन तो लड़का भी कहता अच्छा यानी पहले मेरे बंदों ने अटैक किया तो जाके तूने अटैक किया। अगर पहले मेरे बंदों ने अटैक किया अटैक तुझे भी लगी होगी, तेरी बॉडी पे भी चोट रहना चाहिए, लेकिन तेरी बॉडी पे तो कोई भी चोट नहीं है, ऐसे कैसे। वो कहती है वो तो उतने में वो जो लड़का है ना एक जोर से अटैक कर देता है जिसके चक्कर में शॉर्ट गर्ल के जो भी कपड़े ना वो कपड़े फट जाते हैं, खाली अंदर के जो भी चड्डी भरा था वो बच जाता है। और कहता मानना पड़ेगा लड़की पावर के मामले में तो नुबड़ी है लेकिन फिगर के मामले में तो बड़ा कमाल का है। इतने बड़े बड़े तेरे अरमान यहाँ पर है, मैंने कभी छुआ नहीं है, आई डोंट नो छूने पे कैसा लगेगा। तो एक लड़का कहता बॉस संभल के, एक दो नहीं ढेर सारे बंदे यहाँ पर है। वो भी कहता अच्छा ढेर सारे बंदे यहाँ पर है, तुम सबको भी मौका यहाँ पे चाहिए क्या, टेंशन मत लो, सबको एक एक बार छूने का तो मौका मिलेगा ही। उतने में मोली आती है और अपनी शॉर्ट गर्ल को अपने पास लेकर आ जाती है और कहती है भाई तुम लोग को शर्म नहीं आता, 3-4 कमीने बंदे मिलके एक मासूम लड़की को परेशान किए जा रहे हो, अगर माँ का दूध पिया है ना चुपचाप यहाँ पे आके फाइट करो। तो पब्लिक यहाँ पे देखती हो कहती ओ माय गॉड भाई ये तो वो 3-4 शॉर्ट साइड की लड़कियां बाकी 1 हुआ साइड के लड़के यहाँ पर है। भाई ये सब तो आगे जा चुके थे, आगे से नीचे आए लड़ने के लिए, भाई मानना पड़ेगा इनको। जो एल्डर्स यहाँ पे देख रहे थे वो भी कहते हो माय गॉड क्या हो रहा है यार, यंग जनरेशन इस बार फाइट किए जा रहे हैं, इस बार जो मजा है ना इस किसी और में नहीं था। जो 8वीं एल्डर थी वो भी कहती है अरे सीनियर क्या कर ये तो लफड़ा हो रहा है, तो हमारा मी कटे कहते टेंशन मतलब वो लोग मिलकर संभाल लेंगे। अब आते भाई उनकी ओर जहाँ पे बदतमीज लौंडे भी कहते हैं या मुझे पता तुम सब लड़कियों के बारे में, एल्डर शू भाई का डिसाइपल हो ना, पिछले जब मुसीबत में थे एल्डर शू भाई ने आके बचा लिया तुम लोग में, ये अच्छी बात है शू भाई, अगर शू भाई यहाँ पे ना हो तुम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इनको भी बड़ा गुस्सा आता है कि साले भैया अपनी औकात में रह लो, अगर हम अपनी औकात में आ जाएंगे ना तो देख लेना। तभी आसमान में ढेर सारे भाई डिसाइपल आ रहे थे और ये सब अपने शॉर्ट साइड के डिसाइपल थे। तो पब्लिक कहती है ओ माय गॉड शॉर्ट साइड के डिसाइपल आ रहे हैं, लगता है उनको सपोर्ट मिलेगा। हाँ तो शॉर्ट साइड की लड़कियाँ भी कहती है टेंशन मत लो हम आगे सपोर्ट करने के लिए, हमारी डिसाइपल तो बड़ी खुश होती है। सामने वाले कहते कि अच्छा तुमको क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, हाँ तो हम तुमसे यहाँ पे डरेंगे, भाई हमारा कद्दू भी तुमसे यहाँ पे ना डरेगा। और एक सेकंड तुम्हारे पास तो वेपन भी नहीं है, बिना वेपन का कैसे फाइट करोगे। वो लोग भी कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं है, तुझे हमारे हाथों में क्या दिखाई दे रहा है, इसे वेपन ही कहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे देखता है और कहते हैं वाह ये हुई ना बात, रुको यार मैं अब सब लोग की हेल्प यहाँ पे करता हूँ। उन लोग के पास बस तलवार का जो नीचे का हिस्सा रहता है ना पकड़ने का वही था, लेकिन हमारा शुभाई उनको ऊपर का जो ब्लेड रहता है ना वो भी दे देता है। तो वो लड़कियाँ भी कहती है एल्डर जी हमको मालूम है आपने यहाँ पे दिया है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपोनेंट यहाँ पे कहते हुए हम तो सोच रहे थे भाई तुम्हारे पास मज़े करेंगे टाइम पास करेंगे, लेकिन तुम लोग के पास अब वेपन भी आ चुका है, यानी तुम लोग फाइट करके मरना चाहते हो, जब मरना ही चाहते हो हम भी तुमको मारने को तैयार हैं। तो हमारी लड़कियाँ भी कहती है हमको मारने को तैयार है, साली बिल्कुल ना हम लड़ेंगे और हम तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाएंगे। तो चलो यार लड़ाई के लिए स्टार्ट हो जाओ, तैयार हो ना। सब लोग कहते हैं यस हम तैयार है। और जो अपोनेंट यहाँ पे थे वो भी कहते यस भाई हम भी यहाँ पे लड़ाई करने को तैयार है। और लड़ाई में समझो 1 वर्सेस 1 होगा, हमारे बंदे वर्सेस तुम्हारे बंदे। तो ये जो उनका टीम का मेन बॉस यहाँ पे था वो भी कहते चलो भाई मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, ज़्यादा मुझे लंबा चौड़ा लड़ाई नहीं करना, तो तुम्हारे में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है भाई वो आ जाओ, मैं उसके साथ यहाँ पे लड़ना चाहूँगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे सीनियर हमारी रुओ यहाँ पे थी, तो रुओ आगे आती है और रुओ बस उससे लड़के का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। पहले वो अटैक करता है, बाद में हमारी रुओ अटैक करती है, फिर वो भी अटैक करती है तो वो भी अटैक करता है, और ऐसे उनके बीच में लड़ाई हुआ जा रहा है, कभी वो इस पे भारी पड़ता है कभी ये उस पे भारी पड़ती है, और अचानक से काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा अटैक हमारी रुओ उस पर कर देती है। तो वो लड़का भी देख सकते हैं अपने डिफेंस यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो दूर से जो एल्डर यहाँ पे देखते हैं और एक एल्डर कहती है कि ओ माय गॉड भाई ये रुओ वो तो ऐसा लगता है गोल्डन कोर के मीडियम पर है, लेकिन जो अपोनेंट गोल्डन कोर के पीक पर है, लेकिन अपोनेंट पे ज़्यादा भारी पड़ी जा रही है, मानना ही पड़ेगा। दूसरा एक लड़का भी कहता है कि वेल क्योंकि उसका जो फाउंडेशन यहाँ पर है, मुझे लगता है जितने भी बंदे यहाँ पर है वो सारे बंदों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, इसके लिए उसके जीतने के चांसेस बड़े हार्ड यहाँ पर है। जो सुंदर लड़की भी कहती है ओ माय गॉड बाबू सोना जाने मन आपके पास कितना ज़्यादा कमाल का नॉलेज है, आपके पास ये नॉलेज यहाँ पे आया कैसे। ये भी कहता है मेरा नॉलेज
छोड़ो, वो जो एल्डर शुभाई है ना जिसकी वो डिसाइपल है, मानना पड़ेगा वो एल्डर ही कमाल का है जो अपने डिसाइपल को अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। अब आते वापस से बैटल की ओर, जहाँ पे मोली है ना वो देख सकते इस हट्टे खट्टे बंदे के साथ फाइट करी थी और उसके हाथों पे कट का निशान बना देती है। वो भी सामने से चिल्लाता, कुत्ती तूने मेरे हाथों पे कट का निशान बना दिया, ये ले। लेकिन मोली अपना दूसरा अटैक करती है, जो उस लड़के को लगता है वो लड़का कहीं दूर जाके गिरता है। मोली भी कहती क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे थे ना, अब तो एक ही अटैक में तुम्हारी बहन यहाँ पे बच गई, लड़ाई करने के लायक भी नहीं बचे। अगर ऐसी बात है चुपचाप आओ और चुपचाप सरेंडर यहाँ पे करो। उतने में कोई अटैक यहाँ पे था जो शायद पीछे से लगने वाली थी इसको स्वॉर्ड गर्ल को, तो वो भी कहती अरे स्वॉर्ड गर्ल को बचाओ। उतने में उसका अपोनेंट कहता है कि अरे यार दूसरे लड़कियों पे काहे को तुम्हारा ध्यान है, तुम जरा इस पे यहाँ पे ध्यान दो। अब आते भाई बाकी बंदे लोग की ओर, जहाँ पे बाकी बंदे भी देख सकते हैं लड़ाई वड़ाई यहाँ पे किए जा रहे थे। तो सामने से अपनी स्वॉर्ड गर्ल एकदम डर यहाँ पे रही थी कि भाई चल क्या रहा है। अभी सब कुछ बढ़िया था, मैं जा रही थी, अचानक से ये सब कुछ ना मेरे चक्कर में हो पाया। मुझे टॉप पे जाना है लेकिन मैं तो टॉप पे भी जा नहीं पाई, लेकिन सब मेरी सीनियर लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा टॉप पे जाने की। हाँ, तो सारे बंदे को छोड़ के टॉप पे जाने की कोशिश करती है पूरा दम लगा कर। तो जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना पीछा पीछा करने लग जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे तू चल जाएगी। और एक जो बंदा यहाँ पे था और डायरेक्ट अचानक से देख सकते साइड से आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए और कहता हमारे रहते बारे में तो कभी भी टॉप पे नहीं जा पाएगी। तो हमारी ये वाली डिसाइपल भी चिल्लाती कह रही है यार स्वॉर्ड गर्ल पे हमला करने वाला है, जल्दी से यार उसको रोको। तो रोकने के लिए अटैक किया जाता है, दूसरा बंदा उस अटैक को रोकने के लिए और अटैक करता है, जिसके चक्कर में देख सकते हो भाई काफ़ी सारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और काफ़ी चोट लग जाती है। और तभी है ना एक लड़का उसको भी चोट लग जाती है बचाने के चक्कर में। तो लड़का भी कहता है स्वॉर्ड गर्ल भाई तुम हमारे बारे में टेंशन मत करो, टॉप पे जाओ और इन सबको इनकी औकात दिखा दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। ये नहीं देख सकते स्वॉर्ड गर्ल के लिए लोग सब कितना कुछ कर रहे हैं। अब देखते हैं स्वॉर्ड गर्ल उनके अरमानों पे खड़ी हो पाती है या नहीं। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी स्वॉर्ड गर्ल भाई बिना हार माने, चोट लग चुकी है, बॉडी से पूरा खून यहाँ पे निकले जा रहा है, लेकिन बिना डरे एकदम आगे बढ़े जा रही है। जो दुश्मन यहाँ पर है वो भी कहता है अरे यार हमारा मेन मकसद है उस कमीनी को रोकना, कुछ भी करके उसको रोको। अपनी मोली कहती मेरे रहते भर में तो बिल्कुल भी ना। जो दूसरी डिसाइपल थी जीजून वो भी कहती मेरे रहते भर में तो बिल्कुल भी ना। और लूवो कहती है मैं तो सबसे सीनियर हूँ, मेरे रहते भर में तो बिल्कुल भी ना। तीनों दम लगा देते हैं, उनको रोक देते हैं। दूसरी ओर अपनी स्वॉर्ड गर्ल बढ़े जा रही है, रुक जाती बीच में, कहती रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ना ही है। दम मरते 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 जैसे तैसे ना फाइनली जो 95 स्टेप है ना वहाँ पे आ जाती है। तो जो होस्ट यहाँ पे था वो भी कहता कि टाइम्स अप, तो रूल यहाँ पर आ चुका है। वाओ नाइस यार, स्वॉर्ड गर्ल ने 95 यहाँ पे कर दिखाया, बल्ले बल्ले ओए शाबा ओए। तो तीनों सीनियर बड़ी खुश यहाँ पे थी और जो दुश्मन थे तीनों उनके गोटे लाल की फक यार क्या बेकार नसीब यहाँ पर है। हमारी रूह को ताना मारता है कि भाई खुश हो गई, अबे यार तेरी जूनियर को तो बस हम रोक रहे थे, उसको रोकते तुम लोग आगे बढ़ जाते। अब टाइम अप हो चुका है, ना हमको जाने का मौका मिलेगा ना तुमको जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। खुश हो गई ना। जो सुनते वो भी कहती हाँ, अगर मैं चल जाती ना 99 100 के पार भी चल जाती तो भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी है ना स्वॉर्ड गर्ल के आने के बाद मेरा यहाँ पे हो रहा है। तभी ये दोनों जो थे शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमने देखा था पिछले एपिसोड में, वो भी कहते वाओ यार क्या बात है भाई, उसके तीनों डिसाइपल कितने कमाल के हैं, स्पेशली ये स्वॉर्ड गर्ल क्या थी पहले और क्या से क्या हो गई। लड़का भी कहते यार वेरी इंटरेस्टिंग। फिर रिजल्ट है ना अनाउंस किया जाता है कि ये बंदा 92, वो बंदा 90, कोई 93, स्वॉर्ड गर्ल 95। तो हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ भाई मेरे तीनों डिसाइपल ने कमाल कर दिखाया। और जिस एल्डर के साथ उसने शर्त भी लगाया था वो भी कहता ले भाई मेरी स्वॉर्ड गर्ल तो तेरे वाले से आगे बढ़ गई, तो तू वो शर्त यहाँ पे हार चुका है, जल्दी से मेरे घर पे सामान पहुँचा देना। अब आते भाई उसकी ओर, भाई अपने नैन्सी की ओर और महारानी की ओर, जहाँ पे नैन्सी भी कहती सुनो यार तुम तो हमेशा यही सोचती हो ना तुम्हारा पति हूँ लेकिन तुम्हारे साथ गपा गप काय को नहीं करता, उसके पीछे एक सच्चाई है जो आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उसको गोदी में उठाकर ले जाता अपने कमरे में, वो भी कहती छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तो नैन्सी भी आराम से लेटा देती है और कहती है आराम कर लो मैं 2 मिनट में आया। तो वो लिटरली बिस्तर पकड़ के लेट जाती है। मनी मन सोचती भाई मैं कटे के साथ तो सारी गंदी चीज़ें कर ली है, वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तभी उसका ध्यान चल जाता है बरा पर। तो ये भी नोटिस करती है एक सेकंड, भाई ये तो मेरा बरा है जो गायब हो गया था, ये मेरे पति के कमरे में कर क्या रहा है, और एक सेकंड इसके अंदर से ये वाली स्मेल कैसे आ सकती है। पीछे से नैन्सी भी आ जाता है, कहता है ये लो पानी पी लो। तो वो भी कहती सच्चाई बता दो, तुम लड़के नहीं ना हो तुम लड़की हो ना,
अब आते हुए हमारे मेक अटैक की ओर, जहाँ पे प्लेन बन चुका था जो कि उसने बनाया था, एक लीडर यहाँ पे थी ना, तो ये गुस्सा करती है हमारी नोवी एल्डर और कहती है एक सेकंड भाई ये सब चल क्या रहा है, भाई तुम्हारी जो डिसाइपल है भाई थोड़ी सी बहुत मुसीबत में है, उसको तुम चाहिए, तुम उसका ध्यान रख सको, लेकिन नहीं तुम इस कुत्ती के साथ यहाँ पे घूम रहे हो। देख सकते हो भाई वो कुत्ती जो हमेशा लाल कपड़ों में रहती थी भाई कोट में, कसम से सेक्सी लग रही है, ऊपर से ग्लासेस डाला तो और सेक्सी लग रही है, अब बाल ऐसा किया तो और ज़्यादा सेक्सी लग रही है। तो वो भी कहती है अरे नोवी एल्डर इतना गुस्सा क्या करती हो, नया नया आविष्कार हमने बनाया है, टेस्ट यहाँ पे करना है, जाने दो। नौकरानी भी कहती है सब कुछ रेडी है, हम फ्लैट लेने को तैयार है। तो हमारा मेकअप भी कहता जाने दो ना यार, वो भी कहती है ओके ठीक है चले जाओ आराम से, लेकिन कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए। हमारा मेकअप कहते क्या ही गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब आते 2 मिनट बाद जब हमारा मेकअप उस लीडर के साथ ना प्लेन पे आ जाता है, कहता है सब ठीक है ना, वो भी कहते यार ठीक है। हमारा मेकअप भी कहता नया नया बना है, तुमने पेमेंट किया था ना, कुछ दिक्कत नहीं ना होगा। ये भी कहती बॉस अरे टेंशन काहे को लेते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। जैसा ये बोलती है दिक्कत हो जाता है, ऐसा लगता है किसी ने अटैक कर दिया है। तो हमारा मेकअप अपनी एबिलिटी यूज़ करता है, अपने आप को भी उस लीडर को भी बचा लेता है। ध्यान जाता है आसमान में कुछ तो है, ऐसा लगता है शायद कोई बर्ड है जिसने हमला कर दिया है। तो ये भी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने चेक किया था इस एरिया को, आसमान क्लियर है, कोई बर्ड नहीं, कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं उड़ रहा था, फिर ऐसे कैसे कोई आ सकता है। हमारा मेकअप का एक सेकंड, यानी कोई बर्ड कोई चिड़िया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे किसी दुश्मन ने अटैक किया है। वो भी कहती है दुश्मन हो सकता है। अब आते भाई उसकी ओर, महारानी की ओर, जहाँ पे वो भी कहती है यानी तुम एक औरत हो, तभी तो हमारे शादी के इतने साल होने के बावजूद भी तुमने कभी मेरे साथ वो करने का सोचा भी नहीं। दुनिया में कोई भी ये मर्द नहीं है, चलो यार 1-2 साल यहाँ पे रुक जाता तो समझ आता भाई, इतने साल तक कौन यहाँ पे रुकता है। तुम लड़की निकल के बताओ, अपना जो रियल चेहरा है ना लड़की वाला वो मुझे दिखाओ। तो नैन्सी भी अपना जो रियल चेहरा है ना, रियल चेहरे में आ जाती है, वही नैन्सी वाले रूप में, जो देख के महारानी भी कहती है अच्छा कमीनी, तो तू ही है क्या नैन्सी की बच्ची, कुत्ती में मार डालूंगी। लेकिन रुक जाती है और कहती है शिव भाई ने मुझे बहुत पहले बोला भी था कि राजा की कोई बहन है नैन्जी जिसका नाम यहाँ पर है। मैं भी सोचूं भाई मेरे पति का कोई बहन भी है, मुझे पता ही नहीं, अब मुझे समझ आया तू ही है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है तो उसके साथ प्यार भी करने लगी है, उसके साथ घपा घप भी कर लिया है कि वो सच है ना। वो भी कहती कि अरे यार वो तो मैं, महारानी भी कहती वो तो मुझे क्या भाई, तू उसके साथ प्यार करती है कर, मुझे कोई एतराज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई इतने साल से तूने शादी किया, मुझे कुंवारा रखा, मेरे साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। आई ना तू लड़की है कर नहीं सकती, लेकिन तूने मुझे धोखे में रखा, तूने मुझे सच्चाई नहीं बताई, मेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिस बात का मुझे गुस्सा है और मैं कभी भी ये भूलने वाली नहीं हूँ। तभी नैन्सी भी कहती सुन ले, तू ज़्यादा नाटक मत कर, तेरी बॉडी से भी स्मेल महसूस हो रहा है जो मुझे शुभाई की बॉडी से महसूस होता है, यानी तू है जिसने मुझे धोखा यहाँ पे दिया, जो तू उसके साथ यहाँ पे सो चुकी है। मैं तो तेरा पति यहाँ पे था ना, तो अपने पति को छोड़ के तू किसी और मर्द के साथ यहाँ पे सोई है, तो बोल धोखेबाज कौन है, तू या मैं हूँ। यानी आज एक दूसरे को ये दोनों एक्सपोज कर चुके हैं, तो भाई क्या होगा आगे जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अब अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते। हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने 2-2 चैप्टर्स प्लान किए, एक हफ्ते में 2 चैप्टर आता है, दोनों मिला के कर दिया, दोनों मिला के भी बस इतना ही वीडियो बना है। आई होप अगले हफ्ते जो चैप्टर है वो दोनों मिला के थोड़ा सा बड़ा बने। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। टू ऑल माई डिसाइपल आर वांट्स टू किल मी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटर और उसके साथ जो लीडर थी यू होंग उसका नाम है, दोनों मुसीबत में थी अपने जहाज के ऊपर। तो हमारा मेकटर भी कहते हुए जहाज पे रहने से अब कोई फायदा नहीं है, ये जहाज तो क्रैश कर देगा, हमको निकलना ही पड़ेगा। वो भी कहती लेकिन यार बाहर हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका क्या। तो हमारा मेकटर कहता अंदर रहेंगे तो उसका क्या, भाई अंदर रह के भी कोई फायदा नहीं है, हमको बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी हमला हो रहा है हमले को मैं देख लूंगा, बाहर निकलने पर ध्यान देते हैं। तो हमारा मेकटर यू होंग को बाहर लेके निकल जाता है और जो भी बीस्ट हमला करे तो उन सबको धक्का देकर ये फाइनली काफ़ी दूर आ जाता है। फिर हमारे मेकट के आंखें जैसे खुलती है ना वो अलग ही एरिया में अपने आप को पाता है, एकदम डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड ये मैं कहाँ चला आया, और यू होंग वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पीछे कोई औरत यहाँ पे थी, वो भी कहती है शू भाई मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। तो हमारा मेकट अभी चौक जाता है, उसकी ओर देखता है, लेकिन क्या उतने में वापस से आँख खुल जाती है। यानी वो जो कुछ वो देख रहा था ना वो सब सपना था, रियलिटी में अभी यहाँ पे लौटा था, लेकिन डाउट में था कि वो था क्या, कैसा सपना था, सपने में कौन थी, जगह बड़ा फेमिलियर सा लग रहा था। यार मुझे पहले जाके यू होंग को ढूंढना चाहिए। तो यू होंग बाजू में बेहोश पड़ी हुई थी, ऊपर के सारे कपड़े फट चुके थे, ये भी देखता बारिश होने लग चुकी है, मुझे कोई केव यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो कोई केव ढूंढ के उसके अंदर चल जाता है। यू होंग भी होश में आती है, सामने कोई अजीब सा भालू दिखता है, डाउट में आ जाती है, आधे कपड़े भी नहीं है और डाउट में आ जाती है। ये भी कहता होश में आ गई, टेंशन ना लो, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं फाड़े, वो गलती से फट गए, ये लो मैंने दवाई तैयार कर लिया, दवाई पी लो। वो भी कहती तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये कौन
सा जगह है? ये भी कहता आई डोंट नो, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आसमान से निकले और खजूर में अटके। टेंशन ना लो यार, मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाके यहाँ पे पता करता हूँ, अगर मुझे कोई सेफ एरिया यहाँ पे मिला या कोई सिटी वगैरह मिला वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से टेलीपोर्टेशन यूज़ करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हारे जूते भी यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ जिससे जूते बनाने में आसानी हो। बस तुम यहाँ पे बैठे रहना, बाहर जाने की कोशिश मत करना। जो भालू यहाँ पर है ना वो कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करेंगे। ये भी कहते बड़े अच्छे आदमी हो, तभी तो भाई लड़कियाँ तुम्हारे पीछे इतनी पागल यहाँ पर है। टेंशन ना लो, और हाँ संभल के जाना, ढेर सारे जंगली जानवर है। शिव भाई भी कहता है यार संभल के जाऊँगा, तो झाड़ियों में आ जाता है, यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है। तभी उसको आइडिया लगता है कोई तो जंगली जानवर है, तो ये अटैक कर देता है। तो सामने कोई अजीब सा ही जानवर यहाँ पे था, सांप जैसा, केकड़ा जैसा, ईल जैसा, मतलब जितने भी जानवर हो सकते थे सब टाइप के जानवर यहाँ पे थे और सब इसी को घूर के देख रहे थे। तो इसकी भी फट जाती है कि मम्मी रे इतने सारे, अरे जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो वो तो वहाँ से निकल जाता है और अब आते हैं उस अजीब से मिस्टीरियस आदमी की ओर, जिसको मैंने कई बार देखा, लेकिन साले का मेन प्लान क्या है आज तक समझ यहाँ पे नहीं आता। वही जिसका एक आंख नहीं है, जो कि अपने स्वॉर्ड गर्ल का बाप भी है और जिसके साथ ये जो अजीब सी लड़की रहती है। तो उसने किसी और लड़की को मिशन पे भेजा था, वो लड़की भी कहती बॉस मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है, लीडर शुबाई और लीडर यूहोंग दोनों जहाज पे बैठ के निकल चुकी है और हमने अपने जानवरों को बोलकर उन पे अटैक करवा दिया है, भाई दोनों मरे पक्का। तो ये आदमी भी कहता है वो शुबाई है, शुबाई इतना आसानी से मरेगा नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि भाई उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा, वो लोग नीचे झाड़ियों में गिरेंगे जहाँ पे पहले से ढेर सारे जानवर यहाँ पर है जो देखना उनका शिकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाई चांस दोनों बच भी गए ना तो भी मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ। उसके बाद लगभग उनको मिनिमम क्या बोलते हैं 40 या 50 साल, 40-50 बोल रहा हूँ, लगभग 15 या फिर 16 साल का टाइम तो आराम से, अरे यार मैं कितना बोले जा रहा हूँ, 5 या 6 महीने का टाइम तो लग जाएगा वहाँ से निकलने के लिए। और ये टाइम हमारे लिए काफ़ी है, हम अपना मकसद यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, हर जगह हमारा राज होगा। क्यों, मैंने सही बोला ना, हल्ला बोल। सब लोग कहते हैं यस आपने सही बोला, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। तो सब लोग लिटरली हल्ला यहाँ पे बोलने लग जाते हैं। उसके बाद ना आते भाई उन दोनों की ओर, मतलब हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे हमारा मेक कटर एकदम भागे जा रहा है कि बचाओ यार ये तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि सामने ना उनको एक अजीब सा स्टैचू दिखाई देता है और जो भी जानवर यहाँ पे थे स्टैचू देख के एकदम डर चुके थे, डर के मारे भाग जाते हैं। तो हमारा शू भाई भी समझ जाता है शायद ये स्टैचू कुछ तो है जो उनको डरा देता है, कुछ भी करके स्टैचू को मुझे अपना बनाना है। लेकिन मैं क्या करूँ, कोई मंत्र बोलूँ, ये अपना ब्लड यहाँ पे दूँ, ये स्टैचू मेरा कैसे बनेगा। तो ये बस स्टैचू को छूता है और जैसे छूता ना बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं। शू भाई भी डाउट में आ जाता है भाई ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, एक बार और छू के देखता हूँ, एक बार और छू लेता है। रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा और होने लग जाता है, इतना बड़ा रिएक्शन कि अब हमारा मेकअप संभाल भी नहीं पा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब आते हुए नैन्सी और महारानी की ओर, जहाँ पे महारानी भी कहती है तू शू भाई के साथ यहाँ पे सो चुकी है ना, देख झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी बॉडी से साफ साफ यहाँ पे महसूस हो रहा है। जो सुनते ये भी कहती है कि वेल हाँ गलती से मैंने शू भाई समझा और उसके साथ मैंने रातें गुजार ली, मेरा मन यहाँ पे नहीं था। ये भी कहती है कि वेल मैं तुझे वैसे मना नहीं कर रही हूँ। महारानी कहती है लेकिन देखा जाए तो ये चीटिंग करने के बराबर है, मैंने चीटिंग की तुम्हारे साथ, तुम्हारे रातें भर में किसी और के साथ यहाँ पे किया। मुझे लगा कम से कम तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा करूँगी और फिर निकल जाऊँगी, लेकिन तुम तो एक औरत यहाँ पे निकल गए, मैं क्या यहाँ पे करूँ, समझ यहाँ पे नहीं आता। तो ये भी कहती है आई एम सॉरी, मुझे झूठ बोलने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मुझे बोलना पड़ा, तुमको बुरा यहाँ पे लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपना जेंडर भी छुपा नहीं पाई और एट द एंड यहाँ पे रिवील हो गया। महारानी भी कहती हुई तो सच्चाई ज़्यादा समय के लिए नहीं छुपती, उसको कभी न कभी तो रिवील यहाँ पे होना पड़ता है। और बाद में और नैन्सी को बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती चल अब मेरे सामने घुटने पे आ, गिड़गिड़ा और मेरे से माफ़ी यहाँ पे मांग, तो जाके मैं तुझे जाने दूंगी वरना तेरी इज्जत यहाँ पे लूट लूंगी। तो नैन्सी भी कहती मगर कैसे, तू तो लड़की है। वो कहती है उससे क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ता है लेस्बियन वाला भी होता है। तो नैन्सी महारानी पे टूट पड़ती है और कहती भूलो मत मैं तुम्हारा पति यहाँ पर हूँ और मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता, ये ले धम 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 उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मारने लग जाता है। तो वो भी कहती है अरे प्लीज़ मत मारो। नैन्सी कहती है ना मारो, अभी तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रही थी, जैसे मैं यहाँ पे बन गई तुम्हारी फट गई। अरे मैं मजाक करी थी, ज़्यादा सीरियस यहाँ पे मत हो, और सीरियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैंने किया उसके लिए सॉरी, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने नहीं दूंगा। जो सुनते ये कहती है लेकिन एक प्रॉब्लम तो अभी भी है जो कैसे सॉल्व करे मुझे समझ नहीं आता। यार लिटरली तुम राजा थे लेकिन अब तुम्हारी रिटायरमेंट लेने की बारी आ चुकी है और हमारा कोई भी बच्चा नहीं है और तुम तो लड़की हो, मतलब मैं भी लड़की यहाँ पर हूँ, तो और बच्चा कैसे यहाँ पर होगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार किसने बोला कि बच्चा यहाँ पे नहीं होगा, बच्चा पैदा करने वाला तो अभी भी है ना। ऑफकोर्स यार शू भाई के बारे में बात कर रही है एंड दैट शिट। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो ऑल माय फीमेल डिसाइपल वांट्स टू किल मी के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसकी आँख खुलती है और अपने आप को अजीब से एरिया में पाता है। इसको भी याद नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। जहाँ तक कि मुझे याद है, जो स्टैचू को मैंने टच किया था फिर अजीब सा रिएक्शन हुआ और फिर मैं बेहोश हो गया। अचानक से अब जाके मेरी आँख यहाँ पे खुल रही है और स्टैचू सामने यहाँ पे था। और जहाँ तक कि मुझे याद है, कल एक अजीब सा आवाज़ आ रहा था चांग टियन पैलेस करके। चांग टियन पैलेस एक पैलेस का नाम यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये स्टैचू मुझे वहाँ पे जाने को बोल रहा है। और पीछे ढेर सारी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी किसी की है? एक सेकंड, कहीं उन जानवरों की तो नहीं ना है जो मेरा पीछा कर रहे थे? और ये स्टैचू भाई, इसके द्वारा कोई मुझे रास्ता मिलेगा क्या? अरे यार रास्ता है तो ओपन हो जाना। तो लिटरली पैरों को टच करता है ना तो नीचे साइड से एक रास्ता तैयार हो जाता जाने का। तो हमारा मेकट जाने से घबरा रहा था, हो सकता है ये मुझे फंसा रहा है, अंदर कोई जाल यहाँ पर होगा तो, लेकिन जाके ट्राई मारना चाहिए। तो संभलते संभलते ये अंदर साइड यहाँ पे जाता है। स्टार्टिंग में तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे आगे जाता ना दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। हमारा मेकट समझ जाता पक्का हमारा जो हिस्ट्री यहाँ पे था ना ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है। फिर अचानक से फीलिंग आती है कि पीछे से कोई अटैक करने वाला है। तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक हड्डियों वाला शैतान था, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बस खड़ा था। बस मूर्ति यहाँ पे थी। ये कह लो बहुत पहले जिंदा थे लेकिन अब डेड हो चुके हैं। तो हमारा मेकट कहता है बाप रे यार डेड हो चुके हैं, लेकिन तो भी अंदर से जो और जो पावर महसूस हो रहा है ना, ऐसा लगता है साले अभी हमला कर देंगे। एक काम करूं क्या, अबे रख लेता हूं मैं सबको, बाद में काम आएगा। तो जो सामान उसको दिखता है ना वो सब कुछ रख लेता है। और तब आगे से भी है ना उजाला आता है तो ये आगे चेक करने जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा एल्टर था और एल्टर के सामने तीन देख सकते हैं भाई हड्डी कैसा सीढ़ी बना के खड़े थे। हमारा मेकट कहता नाइस यार सीढ़ी भी बनी हुई है। तो ये चढ़ के ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाता ना ऊपर एक टोकन जैसा कुछ तो दिखाई देता है तो उसको रख लेता है। और जैसे आगे जाता है तो मैप दिखाई देता है। ये समझ जाता है चांग टियन पैलेस का आवाज़ आ रहा था, यानी ये पक्का चांग टियन पैलेस का ही मैप होगा। उसके बाद वहाँ से निकल कर आता है वही वापस लीडर शो से मिलने। तो ये एकदम वो काँप रही थी ठंड के मारे और कहती है अरे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमारा मेकट भी कहता टेंशन ना लो, ये लो गर्मी, मुझे मालूम है कि बर्फ़ पड़ने लगी जिसके चक्कर में ठंड ज़्यादा हो गया, मैं और दवाई लेकर आया हूँ लगा देता हूँ। भाई उसने अंदर से कुछ नहीं पहना था और हटा लेती है पूरा सब कुछ और कहती है लगा दो। तो शिव भाई भी कहता मम्मी ने तुमको ठंड लग रही है और तुमने सारे कपड़े उतार दिए, भाई ये क्या लॉजिक हुआ? वो भी कहती है वो कपड़े तो वैसे भी फट गए थे, पहनने के लायक यहाँ पे नहीं है और तुम इतना शर्मा काहे करे हो? ऐसा मत बोलो, तुमको पसंद नहीं है, मुझे मालूम है तुम हमेशा यही चाहते थे कपड़े उतार के तुम्हारे सामने आ जाऊं, ऊपर से लेके नीचे तक मुझे पूरा देखना चाहते थे। लो देखो अब शर्मा काहे करे हो? हमारा मेकट कहता है अरे यार नहीं प्लीज अपने आप को कवर कर लो। वो भी कहती मगर क्यों? क्या मैं सुंदर यहाँ पे नहीं हूँ? क्या मैं सेक्सी यहाँ पे नहीं हूँ? क्या तुम्हारी नज़रों में मेरे में कोई कमी है? हमारा मेकट उसको कवर करता है और कहता नहीं आप में कोई भी कमी नहीं है। सच बताओ मेरी नज़रों में आप तो एक गॉडेस हो गॉडेस, लेकिन मैं चाइनीज मंगा का मेकट रहूँ ना, पहले कुल बनने की कोशिश करूंगा, फिर जेंटलमैन बनने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे धीरे आपको फालतू में दिल जीत लूंगा, फिर 4-5 लड़कियों के साथ भी सेम करके उनका भी दिल जीत लूंगा और कहानी के एंड तक 9-10-12 लड़कियां तो आपके जैसी आसानी से पट जाएगी ना। तो ये करना ऐसा चाइनीज मेन कैरेक्टर का मांगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाद में दवाइयाँ लेता है, दवाइयाँ लगवा देता है। 2 मिनट बाद वो कपड़े पहन कर आती है जो कपड़े हमारे मेक कैरेक्टर ने उसको यहाँ पे दिया था। तो वो भी कहती भाई तुम्हारे पास ये कपड़ा कैसे आया, तुम तो लड़की नहीं हो, लड़कियों के कपड़े लेके कैसे घूमते हो? ये भी कहता नहीं यार मुझे नई नई चीज़ें बनाने का शौक है तो मैं कपड़े बनाता रहता हूँ, कभी लड़का का कभी लड़की का कभी गे का, तो उसमें मैंने बनाया था, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो भी कहती मगर कहाँ? हमारा मेकअप भी कहता मेरे को एक सील मिला था, आई डोंट नो किसका है, लेकिन किसकी का तो है सर चांग टियन पैलेस का। वो भी कहती शायद हाँ चांग टियन पैलेस में एंट्री मारने के लिए ये साथ कोई सील होगा जिसके द्वारा ओपन होगा, तुमको कहाँ मिला? हमारा मेकअप कहता बस मिल गया यार, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, मौसम साफ है, ना बारिश हो रही है ना बर्फ यहाँ पे गिर रहा है, चल पाओगी क्या? वो भी कहती नहीं मेरे पैरों में तो चोट लगा है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी। हमारा मेकअप भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो यार मैं आपको लिटरली पीठ पे उठा लेता हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड सच्ची में आप उठा लोगे ना? हमारा मेकअप भी कहता है मैडम जी आपसे बड़े बड़े लोगों को मैंने यहाँ पे उठाया है तो आप तो बड़ी हल्की सी होगी। तो लिटरली उसको उठा भी लेता है और तभी किस कर देती है और कहती है जो भी आपने मेरे पे एहसान किया ये उसी एहसान का समझ रहे हो ना? हमारा मेकअप भी लाइक या बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही समझ रहा हूँ। अब आते भाई उन दोनों औरतों की ओर जहाँ पे उसने बोला भी था कि भाई हम दोनों औरत हुए तो क्या हुआ, बच्चा तो भी आ सकता है। तो ये भी कहती कैसे, हम दोनों औरत यहाँ पर है, भाई दोनों औरत मिलकर एक बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, बकवास मत करो। उसके दिमाग में तो शू भाई यहाँ पे था कि शू भाई के पास यांग बॉडी है, मेरे पास यंग बॉडी है, अगर हम दोनों ने मिलकर बच्चा पैदा किया तो जो हमारा बच्चा होगा ना भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बाद में अपने आदमी के फॉर्म में आती है और कहती है हमारे बीच में जो कुछ अभी हुआ ना भूल जाओ, हाँ
अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद यहाँ पर आऊँगा, जब तक अपना ध्यान रखना, अभी बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके बारे में बातचीत भी नहीं करेंगे। इतना बोल के निकल जाती है। लेकिन महारानी भी लाइक नहीं है, हमको बच्चों की ज़रूरत यहाँ पर है और बच्चा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। और अब आते हैं शू भाई और शू की ओर, जहाँ पे वो भी कहती नाइस भाई, आपने लिटरली सुबह से लेकर शाम तक मुझे अपनी पीठ पे कैरी किया तो भी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। भाई मेरा पैर दुख गया लिटरली आपके ऊपर कैरी हो होकर। हमारा मेकअप अभी कहता बोला ना, देसी घी की पावर है, देसी घी की पावर, आपकी जैसी 50 और आएगी ना तो मैं सबको यहाँ पे उठा लूंगा। अरे बड़ा दम है यार मेरे अंदर। और तभी अचानक से ध्यान जाता है आसमान की ओर, आसमान में कोई अजीब सा ना बर्ड यहाँ पे घूम रहा है। तो शू भाई समझाता है कि एक सेकंड, ये अजीब सा बर्ड है, अगर तुमने गलती से हल्का से इनको छेड़ दिया भाई एकदम तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी जब तक तुम्हारी जान नहीं निकाल देगी। ये करके आ रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड ऐसा क्यों लगता है कि शायद ये लड़ाई कर रहे हैं। तो सच्ची में लड़ाई कर रहे थे कुछ डेमोनी कल्टीवेटर के साथ। तो हमारा मेकअप भी कहता फक यार, डेमोनी कल्टीवेटर भी यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग क्या करें। वो भी कहती है केवल हम क्या ही कर सकते हैं यार, हम लोग उनके सामने भी नहीं जा सकते वरना वो लोग हमको पहचान लेंगे। तो हमारा मेकअप अभी कहता है एक सेकंड, नहीं ये लोग नहीं पहचानेंगे। डेमोनी कल्टीवेटर मालूम है कौन होते हैं, हमारे जैसे बंदे होते हैं जो अपने सेट को धोखा देकर डेमोनी सेट के मेंबर यहाँ पे बन जाते हैं। और लोग हमेशा नकाब पहनते हैं, चेहरा कभी नहीं दिखाते ताकि उनके सेट वाले पहचान ना ले। तो एक काम करते, मेरे पास ढेर सारा नकाब है, हम भी नकाब पहन लेते, उनके बीच में घुस जाते और उनको भी पता नहीं चलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुछ इविल कल्टीवेटर दिखाई देते हैं। हमारे मेकटे का प्लान था कि इनके पास भी है ना, हम इविल कल्टीवेटर बन के जाते हैं, ये लोग क्या ही पहचान पाएंगे। इविल कल्टीवेटर क्यों रहा है जो कि बिस्टू के साथ फाइट किए जा रहे थे। हालत खराब यहाँ पे थी कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा हमारी मौत हो जाएगी। अबे तू करना कुछ। दूसरा भी कहता भाई मैं क्या करूँ, मैं भी तो तेरे साथ मिलकर लड़े जा रहा हूँ, लगता नहीं है कि आज बच पाएंगे। लेकिन हमारा मेकटर आता है, इन दोनों को बचा लेता है और कहता है तुम दोनों सही हो ना यार, हम तुम्हारे ही बंदे, टेंशन ना लो। वो दोनों भी कहते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। मेरा 11 टाइटल है और इसका 13 टाइटल यहाँ पर है। तुम दोनों कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेकटर फेक नेम बताता है कि मेरे को 9वीं कह सकते हो और इसको तुम 7वीं कह सकते हो और क्या। और हम लोग शॉर्ट सेट के मेंबर है। तो जैसे ये दोनों देखते कहते वाओ, हमें दुनिया भर के हर एक सेट से कोई ना कोई गद्दार यहाँ पे मिला है, लेकिन शॉर्ट सेट का भी कोई गद्दार हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मेरे को अगर प्रॉब्लम ना हो और मेरा अंदाजा गलत ना हो तो पक्का तुम सेट की भाई दूसरी एल्डर होगी। यस तुम दूसरी एल्डर होगी। हमारा मैं कहता है दूसरी एल्डर, फक यार मैं लड़का यहाँ पर हूँ, न जाने का को ये मुझे लड़की यहाँ पे समझ रहा है। लेकिन यार मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, मैं नाटक करता हूँ। तो नाटक करने लग जाता है कि ओ माय गॉड तुमको मेरी सच्चाई आई मीन नहीं तुम गलत बोल रहे हो। अरे अरे मैं क्या बोलूँ, ओ शिट यार मैं तो डाउट में आ गई। तो पीछे से अपनी ये वाली लीडर भी कहती बस करो भाई, कितनी एक्टिंग करोगे, बहुत ही गद्दी वाली यहाँ पे करे जा रहे हो। हाँ तुम दोनों अचानक से बिस्टू के बीच में कैसे फंसे। वो लोग कहते क्या बताए यार, जिया मैडम की गलती है भाई, उसने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि जाओ और जाके वो जो मूर्ति है ना, मूर्ति के पास आ जाना। हम आ ही रहे थे लेकिन अचानक से हमारे ऊपर बिस्टू ने हमला कर दिया। हमने कोशिश की लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तुम दोनों कैसे यहाँ पर आए। जो सुनते हमारा मेकटा भी कहता है मैडम जिया को खबर मिली थी कि शायद तुम लोग मुसीबत में हो तो हमको यहाँ पे भेज दिया तुमको सपोर्ट करने के लिए। और क्या ये लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, सपोर्ट करने के लिए भेजा, हमको विश्वास नहीं हो रहा। वो कमीनी औरत हमारे बारे में परवाह करे। मनी मन सोचता जिया ये वही औरत है, अजीब सी औरत जिसको भी हमने कई बार यहाँ पे देखा है। उसने स्टैचू के पास बुलाया है तो हो सकता है उसके पास भी एक सील होगा, जो सील मुझे यहाँ पे मिला। चलो हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो वही दोनों डिसीजन ले रहे थे आपस में कि भाई ये दोनों जो है भाई मुझे इन दोनों पे भरोसा नहीं है, हो सकता है कोई बहरूपिया हो। दूसरा भी कहता नहीं यार भाई मुझे ऐसा लगता है ये सेकंड एल्डर ही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही रहा है वो सेकंड एल्डर होगी। हाँ लेकिन मैंने ऐसा सुना उनके अरमान बड़े बड़े, ये लौंडे के तो अरमान दिखाई भी नहीं दे रहे, आई मीन इसका अरमान दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर ये लोग ना स्टैचू के पास आ जाते हैं और स्टैचू के पास पहले से जिया मौजूद थी। वो भी कहती चलो यार तुम लोग आ गए और जो सामान यहाँ पे बोला था वो सामान वो लोग कहते ये सिंह आपने मंगाया था ना, लेकर आ गई। तो ये भी कहती बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो वो अपना सील निकालती है, सिंह मिल चुका था, 2-4 आइटम और निकालती है, स्टैचू के पास आती है। भाई कमाल का रिएक्शन होता है, जो देख के हमारा मेकट चौंक जाता है। फक यार जब मैं आया था उस समय मैं भी होश हो गया, मेरे टाइम पे इतना कमाल का रिएक्शन नहीं हो गया, मतलब नहीं हुआ था। इसके टाइम पे न जाने क्यों वो स्टैचू के हाथ के पास आती है, सील यहाँ पे रखती है और दूसरे हाथ के ऊपर है ना पंख रखती है और सींग रखती है और कहती चलो जो भी रखना था मैंने रख लिया, जल्दी से दरवाज़ा ओपन हो।
तो दरवाजा वगैरह का सब रिएक्शन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है बाप रे मुझे ऐसा क्यों लगता है यार, ये सेक्रीफाइस वगैरह देना चाहती है। जो सुनते पीछे वाली लीडर भी कहती है सलग तो मुझे भी रहा है। जिया भी कहती है चलो रास्ता ओपन हो चुका है, एक एक करके सब लोग अंदर यहाँ पर आएंगे और पास में रहेंगे, कोई दूर नहीं जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर तो हाथ पकड़ लेता है लीडर का और कहता है सुनो अंदर डेंजर भी हो सकता है, इसके लिए संभल के रहना। वो भी कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझ सकती हूँ मैं अपने आप को भी। अब आते भाई अंदर साइड, ये लोग अंदर जा ही रहते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है एक छोटे से प्लांट की ओर। नोटिस करता है फक यार ये प्लांट तो कुछ ज़्यादा कमाल का लगता है, बेचूंगा तो मिलियंस ऑफ पैसे मुझे मिलेंगे। तभी तो ये जिया यहाँ पर आना चाहती थी, उसको रख लेता है और जैसे रखता है एक बंदे पे अटैक होता है, उस बंदे की जान निकाल ली जाती है। जो देखते जिया भी कहती है कि नाइस यार ये बंदा मर गया, बढ़िया है, बराबर का एक्सचेंज हो गया। जो देखते ही अपनी वो जो लीडर थी वो भी कहती है समझे कि ना समझे भाई, तुमने एक लिया और एक उस जिया ने भी लिया, उन दोनों के बदले एक बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, वो अपने साथ इतने सारे बंदों को लेकर आई है सबकी कुर्बानी देने के लिए क्या। बाद में जो एल्टर है ना, एल्टर के ऊपर आती है और एल्टर के ऊपर आते ही एक आवाज़ आती, बोलो यार तुम आ गई हो क्या, क्या तुम दे सकती हो बदले में। जो सुनते वो भी कहती है अपने सारे बंदे लोग की जान, इतना बोल के जो भी बंदे साथ में आए थे सारे बंदे लोग की जान निकाल ली जाती है। हमारे ये दोनों बंदे लोग को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, उनको महसूस होता है कि जो भी स्टैचू यहाँ पर है ना वो सब हमारे अंदर की पूरी एनर्जी चूसने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने आप को बचा के रखा है वरना हमारी तो मौत हो जाती। जिया भी कहती चलो यार तुम दोनों कितना नाटक करोगे, अपना मुँह दिखाई दो। हमारा मेन कैरेक्टर दिखा देता, कहता अच्छा यानी शुरू से मालूम था कि हम बहरूपी हैं। वो भी कहती यस मुझे शुरू से पता था, और तुम तो एल्डर शू भाई हो ना, नाइस यार चलो मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हारे हाथों में भी एक सील यहाँ पर है और मेरे हाथों में भी है। तुमको मालूम है कि इस सील को क्या बोला जाता है, द वर्ल्ड एंड द एंड, ये इसका नाम यहाँ पर है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी दुनिया डिपेंड है। बड़ा झटका रिलीज करती है जिससे लीडर को और भी तकलीफ होती है। तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है लगता नहीं कि मैं बच पाऊंगी, मेरे मरने के बाद मेरे सेठ का ध्यान रखना। जिया कहती है कि वाह तुम दोनों का क्या इमोशनल डैमेज यहाँ पे चालू है। हमारा ये जो दुनिया है ना लंबे समय से हिला हुआ है, कोई बंदा इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जा ही नहीं पा रहा क्योंकि हमारे यहाँ का हेवेली डाउ हिला हुआ है। हेवेली डाउ को ठीक करने के लिए हमको चाहिए भाई सील, एक मेरे पास है एक तुम्हारे पास है, हम सब इकट्ठा करेंगे दुनिया को बचाएंगे, तो चलो मेरे साथ हाथ मिला लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू कुछ भी बोलेगी और मैं तेरी बात का विश्वास कर लूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहती क्यों नहीं भाई, मैं कुछ मजाक नहीं कर रही, मैं जो कर रही हूँ सही यहाँ पे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे विश्वास करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुमको मेरी, मतलब तुमको मेरी और मेरे को तेरी ज़रूरत यहाँ पर है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का माथा दुखने लग जाता है, वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो वापस से वही मेमोरी देखता है जो एक बार और उसने देखा था, डरावनी सी मेमोरी, जिस मेमोरी में इसने एक बंदे की जान निकाल ली थी, अपने एक सेट के मेंबर की जान निकाली थी। तो वो मेंबर भी हंसने लग जाता है और कहता है कि वेल यार मैं मर जाऊंगा लेकिन तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी होश में आता है, नोटिस करता है एक सेकंड भाई मैंने इसको मार क्यों दिया, ये तो ग्रेट एल्डर है, ये भी मरी हुई है, सारे एल्डर यहाँ पे मरे हुए हैं, नहीं यार तुम सब कैसे मारे जा सकते हो, ये सब चल के आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये मेमोरी का राज क्या है वो अभी तक समझ नहीं आया, वो शायद आगे चल के पता चले। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। तो ये अलग एरिया समझो एक टाइप का फ्लैशबैक यहाँ पे था, और ये जो फ्लैशबैक है ये रियलिटी में हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। हाँ, जो चीज़ रियलिटी में होती है जो बाद में आपको चल के दिखती है उसी को फ्लैशबैक बोला जाता है। तो फ्लैशबैक कहते हैं उसने सबको मार दिया था, पीछे से औरत आती है जो कि प्रिंसेस थी और कहती हो गया, मार दिया आपने सबको, बधाई हो। वो भी कहता तू दूर हो, क्यों तूने मुझे मरवाया भाई, क्यों सबको मरवाया। वो भी कहती वेल यही एक रास्ता बचा था यार, ये दुनिया से बड़ी एक दुनिया है इमोर्टल दुनिया, वहाँ पे जाने का एक लौता यही रास्ता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे उस दुनिया में वापस बिल्कुल नहीं जाना, मुझे इसी दुनिया में रहना है। तो वो भी कहती है अरे यार आपने तो सबको यहाँ पे मार दिया, अब कैसे यार, अब चलो इमोर्टल दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे कोई इमोर्टल दुनिया में नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है, कुछ भी करो सबको रोको। तो वो माथे पे किस करती है और कहती है एक रास्ता यहाँ पर है, तलवार यहाँ पे लीजिए, मार डालिए मुझे क्योंकि मैं ही हूँ इस दुनिया की वे ऑफ हेवन। अगर आपने मुझे मार दिया तो दुनिया का वे ऑफ हेवन खत्म हो जाएगा और बाद में आप पूरे टाइम को रीस्टार्ट कर सकते हो शुरू से, यानी काफ़ी ज़्यादा शुरू से। तो मार डालो मुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर मार डालता है और कहता है यानी एंड में सब छोड़ के चले गए, तुम ही छोड़ के चली गई, सब कुछ रीस्टार्ट हो गया। जब मैं एक बच्चा था तो मास्टर यहाँ पर आया, मुझे अपने सेट में लाया, फिर बाकी जो सीनियर्स यहाँ पे थे और उनके साथ मुलाकात हुई,
फिर मैंने अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाए। तो ये सब कुछ यहाँ पर हुआ। ये सब होने के बाद है ना वापस से टाइम बैक हो गया था, जो हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी वाला उसकी बॉडी के अंदर आया था। तो ये सब मेमोरी धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को याद आती है, बैक टू नॉर्मल आते हैं। वो जो औरत यहाँ पे थी शू भाई से कहती है, शू भाई होश में आ गए भाई, मैं आपको मौका दे रही हूँ, वो सब छोड़िए हमारे साथ यहाँ पे मिल जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल भी मैं तुझसे तेरे साथ नहीं मिलने वाला। वो भी कहते नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है अपनी एबिलिटी यूज करके। जो देखते ही वो कहती है कि भाई सेम एबिलिटी मेरे दोस्त के पास थी यार, आपको देखकर ना हमेशा उसकी याद आती है, लेकिन यार अभी वो जिंदा नहीं है, एक फॉर्मेशन के अंदर मारा जा चुका है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तू मेरे अंदर। इतना बोल के कोई स्क्रॉल यहाँ पे यूज करती है, जिस स्क्रॉल को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है टीएनजी सेट। भाई ये तो टीएनजी सेट का स्क्रॉल है, यानी तुम टीएनजी सेट की लीडर हो, तुमने अपने सेट को धोखा दिया, यशा तो अपने सेट को लेकर तुम भी उनके साथ मिल गई। ये भी कहती है इसमें मिल गई, आपको भी मौका देती हूँ, आप भी अपने सेट को धोखा देके मिल जाइए मुझसे। इतना बोलकर जोर से हमला करती है, खून की उल्टी हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को। और तभी जो सील था, जिस सील से सब कुछ ओपन हुआ था, आवाज आती है, क्या हुआ, कमजोर हो, पावर यहाँ पे चाहिए, हम दे सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते तू मुझे पावर देगा, लेकिन तू फ्री में तो नहीं देगा, तुझे भी कुछ चाहिए ना। वो भी कहते यस, ये दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, एक हाथ दे और एक हाथ यहाँ पे ले, मुझे बदले में तेरी 60 साल की उम्र चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी 60 साल की उम्र दे देता है 2 घंटों के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी पावर यहाँ पे मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बालों को नोटिस करता है, पहले ये कम्प्लीटली ब्लैक हो चुके थे, लेकिन 60 साल की उम्र देने के बाद ये वापस से व्हाइट हो गए। चलो सही है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो जो औरत थी ना, वो भी कहती कोई बात नहीं, मेरा अगला अटैक यहाँ पे सह के दिखाओ, तुमने सील से पावर लिया, ये किसी से भी पावर लिया रहा है। इतना बोल के अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो, जब मैं पावर ले रहा था ना उस समय अटैक कर देना चाहिए था, तुम जैसे जो फालतू विलन है ना, कब अटैक करे ध्यान ही नहीं जाता, ये ले। इतना बोल के वो अटैक कर देता है। तो ये भी कहती है डोंट वरी, पहले अटैक नहीं कर पाई, अब अटैक करके अपना बदला ले सकती हूँ। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, मेरा अटैक तुम्हारे पे काम कहीं को नहीं आ रहा, और ये सब चल के आ रहा है, ये तुम्हारा अटैक मेरे पास इतना कहीं को आ रहा है, और इस अटैक ने मुझे पकड़ लिया। अरे यार ये अटैक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है भाई, ये तुमने क्या कर दिया, और मैं धीरे धीरे जमीन में समा रही हूँ, बचा लो मुझे प्लीज़ बचा लो। लेकिन नहीं बचा पाते, ज़मीन में समा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ज़मीन में समाने लग जाता है, और ज़मीन अजीब सा पानी जैसा बन चुका था, और उसके अंदर पहले से वो जो कोठे वाली लीडर है ना, वो भी वहीं पे समाई पड़ी थी। तो ये लीडर को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब आते भाई हमारे एल्डर्स लोग की ओर, जो शिप से आ रहे थे। बड़की एल्डर एकदम डर जाती है, घबरा जाती है। तो बाकी सब कहते क्या हुआ, अब इतना घबरा कहीं को रही हो, कुछ गड़बड़ है क्या। वो भी कहती है गड़बड़ यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली गड़बड़ यहाँ पर है। अरे यार जो एल्डर हमारा था ना 5वां शुभाई, यार उसका टोकन, यार उसका लाइफ टोकन डिसअपियर। ये लोग कहते नो वे, यार वो तो तभी होता है जब किसी की मौत हो जाती है। जो सेकंड एल्डर थी मुंह बना के कहती है कि अरे यार वो कमीना यहाँ पर है, कमीने लोग इतना आसानी से नहीं मरते। तो बड़की एल्डर भी कहती है अरे यार किसी की जान जा रही है और तुझे भी इतना डार्क मजाक यहाँ पे सूझ रहा है। ये 7वीं थी जिसको हमने पहली बार यहाँ पे देखा है, इससे पहले नहीं दिखाया गया है। तो वो भी कहती क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। अरे टेंशन ना लो, हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, 2 दिन का मिनिमम टाइम लगेगा। अपना ये जो पियक्कड़ था छट्टा वाला, वो भी कहता है कि अरे यार तुम भी ना, चलो यार फाइनली मिल जाएंगे। वो शर्माते शर्माते सोचती है इतने सालों बाद मैं शू भाई से मिलने वाली हूँ। अब आते भाई शू भाई की और जो टोकन है पड़ा हुआ था, वो जो औरत यहाँ पे थी, वो औरत मरी नहीं थी, जिंदा यहाँ पे थी, कपड़े वपड़े फट जाते हैं। और कहती बाप रे नीचे क्या पानी यहाँ पे था, और वो पानी कितना ज़्यादा ठंडा था, कपड़े भी फट गए। कसम से आए हाय, लंबे समय से, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से मैंने वेट यहाँ पे किया था, लेकिन इतने लंबे समय बाद मुझे इतना इंटरेस्टिंग बंदा मिल चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली भाई क्या क्या हो रहा है, कौन किसका फ्लैशबैक है, कौन किसके लिए काम करता है, कौन किससे मिलने आ रहा है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है। धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स और आएंगे ना तो क्लियर होता रहेगा। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।